गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं और मैं आज 3 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और तब तक मैंने सभी बच्चों से व्हाट्सएप के माध्यम से यह प्रश्न भी किया था, सवाल भी किया था कि अगर जिनके पास 5.1 से 5.8 तक एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया है। तो अब हम लोग जो है जनरल डेरिवेटिव्स को पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें अस्पष्ट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, चेन रूल, ऐसे रूलों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब जो हम लोगों को अध्ययन करना है वो है उसी डेरिवेटिव्स का अवकलज। अब आप देखिए यहाँ बोर्ड पर हमने लिख दिया है अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मतलब क्या है एप्लीकेशन का मीनिंग क्या हो रहा है? तो एप्लीकेशन का मीनिंग, एप्लीकेशन का अर्थ, अनुप्रयोग का अर्थ यह होता है कि विशेष प्रयोग करना। नहीं, अब जैसे हम लोग भाई धान उपजाते हैं तो चावल बनता है, धान से चावल निकलता है। अब इस चावल का हम लोग क्या करते हैं? अनुप्रयोग, मतलब विशेष प्रयोग। कभी भात बनाते हैं, कभी फुलौड़ी बनाते हैं, कभी कुछ और बनाते हैं, कभी उसी चावल का खिचड़ी बनता है, कभी उसी चावल का खीर बनता है। बहुत सारे बहुत चीज बनते हैं, राइस बिरयानी, राइस भेज, राइस चिकन, क्या क्या बहुत सारे ऐसे चीज। तो ये उसी चावल का अनुप्रयोग है। मतलब एक डेरिवेटिव जिसको हमने पढ़ा है उसको अब प्रयोग करना है किसी दूसरे जगह पर। नहीं, जैसे चावल का मुख्य रूप वैसे भात बनाना है, अब हम भात ना छोड़ करके खीर बनाते हैं तो खीर बनाना अनुप्रयोग कहला गया, खिचड़ी बनाना अनुप्रयोग कहलाया, क्योंकि चावल की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीजों की आवश्यकता है। और अनुप्रयोग का भी मीनिंग यही होता है कि जिस डेरिवेटिव्स को अब तक हमने पढ़ा, जिन फार्मूला को हमने पढ़ा, जिन नियमों को हमने पढ़ा, उन नियमों, उन फार्मूला, उन सूत्रों का अब विशेष रूप से किसी दूसरे जगह पर, जैसे हम लोग मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में उपयोग करें, किसी मान के बढ़ने घटने में उपयोग करें, किसी फलन की विशेष स्थितियों पर उपयोग करें, वो एप्लीकेशन होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बोर्ड पर, आप ध्यान देने की बात है कि अवकलज का अनुप्रयोग 1 2 3 4 5 प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है, 5 पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका रेट मेजर है, मतलब परिवर्तन की दर। देखिए, पहला अवकलज का अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन यूज कहाँ करेंगे आप डेरिवेटिव्स का? तो रेट मेजर में करेंगे। किस में करेंगे आप? रेट मेजर में। अब रेट मेजर क्या है? तो रेट मेजर क्या होता है कि जैसे डेल्टा वाई है ना, डेल्टा वाई, तो वाई में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? वाई में परिवर्तन। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो ये हो गया परिवर्तन की दर। तो यही है आपका परिवर्तन की दर, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी, है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, अथवा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। ये वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन हो रही है ना, परिवर्तन की दर को इंडिकेट कर रहा है। मतलब बदलाव, परिवर्तन, परिवर्तन मतलब किसी भी स्थिति का, किसी भी वस्तु का, व्यवस्था का बढ़ना या घटना, है ना, ये परिवर्तन हो रहा है ना, कि वो कितना बढ़ रहा है, कितना घटेगा, इस चीज का है। तो ये राशियों में परिवर्तन की दर पढ़ेंगे। वास्तविक में ये सभी, ये खास करके रेट मेजर तो देख रहे हैं, ये फिजिक्स से रिलेटेड संबंध है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दूसरा पार्ट जो है इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
मतलब वर्धमान और ह्रासमान। क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान। एक फंक्शन का बढ़ना और एक फंक्शन का घटना। जैसे यहाँ से चला कोई फंक्शन और बढ़ करके ऐसे ऊपर आया, ए हो गया वर्धमान। और मान लो कि ये ऐसे आ गया बाबू, और देखिए एरो के चिन्ह नीचे दिया, ए हो गया ह्रासमान। इसकी स्थितियां भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार से पांचों चीज के बारे में। लेकिन आज इंट्रोडक्शन क्लास है अब क्लच के अनुप्रयोग का, इसीलिए थोड़ा सा हम पहले सब के बारे में जान लें। हमारे बुक में सभी एक एक लेसन है, इस चैप्टर के अंतर्गत 5 लेसन पढ़ना है। अब जो है आगे ध्यान दिया जाए टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल भी में भी हम लोगों को डेरिवेटिव्स का उपयोग करना है। रेट मेजर में भी डेरिवेटिव्स का उपयोग करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव्स का उपयोग करेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब ये है टेंजेंट और नॉर्मल मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाया गया टॉपिक है और ये भी फिजिक्स से रिलेटेड है। और इन चीजों को हम लोगों को समझना है। टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्श और अभिलंब। अब क्या है, एक हम कर्व ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक कर्व है और इस पर जो रेखा ऐसे गया ये स्पर्श है। क्या है? स्पर्श रेखा पॉइंट ए पर, और इसी पर एक ऐसे डाल दें तो ये लंब हो जाएगा। इसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। और इसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंजेंट। इन दोनों स्थितियों के बारे में हम लोग अलग अलग है ना पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी आपका टेंजेंट और नॉर्मल में भी डेरिवेटिव्स का उपयोग होगा। जैसे एक ढाल होता है, इसको स्लोप कहते हैं, और ढाल को dy बाई dx से डिनोट किया जाता है। ये स्पर्श रेखा के लिए है। अभिलंब के लिए ढाल कुछ और होता है, तो क्लास में हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये इस तरह की चीजें हैं। अब इसके बारे में होगी अभिलंब और ये है ना स्पर्श रेखा की ढाल, स्लोप क्या है। तो ये आपका टेंजेंट और नॉर्मल के अंतर्गत है। देखिए जो स्पर्श किया है रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट। और इस पर जो लंब है इस टेंजेंट पर, इस वक्र के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। और इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और डेरिवेटिव्स के यूज के साथ पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स के प्रयोग के साथ पढ़ेंगे। अब जो है एप्रोक्सीमेशन, अगला देखना है एप्रोक्सीमेशन। हिंदी में है इसका मान है सन्निकटन। एप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? एप्रोक्स जिसको कहते हो लगभग। अब लगभग कैसे कि 4 का एप्रोक्स मान क्या होगा? 3.99 है ना, ये होगा बाबू। ये है एप्रोक्सीमेशन, या 4 का लगभग वैल्यू क्या होगा? 4.01। ये आपका है सन्निकटन मान। तो इस तरह से हम चीजों का सन्निकटन मान पूछेंगे। जैसे 36 का सन्निकटन मान क्या होगा, नजदीकी मान क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट से, वही रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट से नहीं निकालना है, क्लास 8 का वर्गमूल यूज नहीं करना है, हमको डेरिवेटिव यूज करना है। इन सारे चैप्टर लेसनों में हमको डेरिवेटिव यूज करना है। इसी बात को हम लोगों को समझना है। तो ये आपका सन्निकटन है। अब मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और न्यूनतम, मतलब किसी फंक्शन का किस पॉइंट पर मान कितना होगा ज्यादा, या किसी फंक्शन का किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं है ना, उस पर कितना मान कम होगा। तो जो ज्यादा मान प्राप्त होता है पॉजिटिव में वो मैक्सिमा होगा, जो कम मान प्राप्त होगा वो मिनिमा होगा, मतलब उच्चतम और न्यूनतम होगा। और इस सभी में हमको जो यूज करना है वो है डेरिवेटिव्स, अवकलज यूज करना है। क्या यूज करना है? अवकलज, है ना। डेरिवेटिव्स आपको न यूज करना है प्रत्येक परिस्थिति में, और यही है अनुप्रयोग, विशेष प्रयोग। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बहुत अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे, और आप समझदार प्राणी हैं, आप बहुत जल्द समझते हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे छात्र या छात्राएं, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को देख करके ही प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं, और बहुत कम प्रश्न पूछा जा रहा है और बना भी रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप सब लगे रहे हैं।
जिनके पास स्मार्टफोन न हो, एक ऐसा आया कमेंट में कि सर क्या क्लास खुलने के बाद ये सारे विषय को फिर से पढ़ाया जाएगा? तो ये तो अब समय की बात है, समय कब होता है, कब लॉकडाउन खुलेगा, तो ये स्थितियां पर निर्भर करेगी। लेकिन आप किसी भी माध्यम से पास के, पड़ोस के, भाई के, मम्मी के, पापा के, किसी का भी स्मार्टफोन यूज करके यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे पढ़ते रहें, क्योंकि पता नहीं भविष्य में क्या होगा, है ना, कितने दिन और बंद रहेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं हम लोगों को समझना है और इसको अध्ययन करते रहना है। अनुप्रयोग जो है हम लोगों का समझते हैं। तो अनुप्रयोग तो आप समझ गए होंगे। अब कलज का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होना है? रेट मेजर में, मतलब परिवर्तन की दर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, वर्धमान और ह्रासमान, टेंजेंट और नॉर्मल में, मतलब स्पर्श और अविलंब में, अप्रोक्सीमेशन में मतलब सन्निकटन में, मैक्सिमा और मिनिमा में मतलब उच्चतम और न्यूनतम में, इन सभी जगहों पर क्या यूज होना है? डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, अवकलन या अवकलज। यहां तक आपको तो कोई परेशानी नहीं होगा, हमको यहां तक समझ रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोगों का जो फर्स्ट है रेट मेजर, इस पर विचार करते हैं। वास्तविक में रेट मेजर है क्या, राशियों में परिवर्तन की दर क्या है, इस चीज को हम लोगों को समझना है। देखिए हम एक पॉइंट ले रहे हैं ए, हम लोगों को सबसे पहले ही रेट मेजर पढ़ना है परिवर्तन की दर, राशियों में परिवर्तन की दर, वास्तविक बात है। तो यहाँ समझ लिया जाए पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है बाबू, क्या है? बी। पॉइंट ए से बी तक कोई कण यदि चलना शुरू करता है तो स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, और ये टोटल डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? x, नहीं, और यहां से यहां तक आने में कुछ न कुछ समय भी लगा होगा। इस टोटल समय को हमने क्या मान लिया? t। अब बताओ कोई कण चला होगा तो टोटल एक तुरी x के पास नहीं ना पहुंच गया होगा कि अरे भाई कोई भी कण या कोई भी वस्तु चलेगा तो मिस्टर इंडिया नहीं होगा कि गायब हो जाएगा, गायब वैक उसी जगह पर पहुंचेगा। वो चला होगा एक एक पॉइंट से, ए पर, A1 पर, A2 पर, A3 पर, मतलब दूरी कैसे तय किया होगा? x1, x2, x3 डॉट 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 xn इक्वल टू x, ऐसे दूरी तय किया होगा कि नहीं? मतलब राशि में परिवर्तन तो हो रहा है ना, किसके रिस्पेक्ट में? जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होगा टाइम भी तो लग रहा होगा कि नहीं? मतलब डेल्टा x बटा में डेल्टा t, मतलब यह इसका अर्थ हो रहा है कि राशि x में t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। इसका अर्थ है बाबू कि राशि x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही है परिवर्तन की दर, है ना, t के रिस्पेक्ट में परिवर्तन की दर है। तो ये जो हम लोगों को समझना है कि है ना समय, या ये भी कह सकते हैं कि समय t अंतराल में राशि x में परिवर्तन की दर, ये भी आप चीज को समझ सकते हैं। यही है रेट मेजर, है ना। तो ये राशि में परिवर्तन की दर, अब भाई राशि कौन सा आएगा? अब भाई कह दिए हैं तो बाकी लोग बुरा ना माने, क्योंकि मैं नेता नहीं हूं कि मैं बोलूंगा भाइयों और बहनों, इसलिए चलो बाबू सबको बोलते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको समझना है कि हम लोगों का डेल्टा x बटे डेल्टा t का अर्थ क्या है कि राशि x में t के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहा है, या समय t अंतराल मतलब डेल्टा t में राशि x में परिवर्तन मतलब डेल्टा x। और आप पहले ही से पता है कि किसी के परिवर्तन के साथ में जब करके डिनोट करना होता है तो डेल्टा लगाते हैं। मतलब हम लोग कहीं पर पढ़े होंगे फिजिक्स में कि डेल्टा v बराबर v1 माइनस v2 माइनस v1, ऐसे पढ़े होंगे। डेल्टा t बराबर
T2 माइनस T1, ऐसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो ये क्या है, डेल्टा V मतलब वेग में परिवर्तन है ना, और डेल्टा T मतलब समय में परिवर्तन है, टाइम में परिवर्तन है, और इसी परिवर्तन के अर्थ को समझना है, और यही आपका रेट मेजर है ना, राशि में परिवर्तन। आप समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग ध्यान देते हैं आगे। अगर आप समझ गए हैं तो आप देखिए यहां पर थोड़ा सा और समझ लें कि अगर हम लिखें कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, क्या लिखे हैं, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, और यहां पर एक लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, है ना, लिमिट क्या ले लिए बाबू, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, टी डी वाई बाई डी एक्स। ये भी वही चीज है कि वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, ये भी वही चीज है ना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन। तो देखिए डेरिवेटिव्स आ गया ना, और रेट मेजर में किसका उपयोग हो गया, डेरिवेटिव्स का, रेट मेजर में किसका उपयोग हो गया, अवकलज का, यही अवकलज का उपयोग हो रहा है ना, और इसका उपयोग हम लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। अब रही बात कि रेट मेजर में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस राशि की बात होगी, किस वस्तु की बात होगी, किस ज्यामितीय आकृति की बात होगी। तो यहां पर बात होगा आयत, वर्ग, घन, घनाभ, शंकु, गोला, और इन सब का परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन आप जानते होंगे, क्योंकि क्लास 8 में आपने पढ़ा है, और मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि आप 10th क्लास का फॉर्मूला जो है ना, क्षेत्रमिति का, वो सारा एक जगह ले लें, परिमाप का भी, क्षेत्रफल का भी, आयतन का भी, है ना, वॉल्यूम जिसको कहते हैं, चाहे वो शंकु हो, गोला हो, अर्धगोला हो, वलय हो, है ना, या जिसको रिंग कहते हो आप, स्पेयर, हिमस्पेयर, कोण, सिलेंडर जिसको बेलन कहते हैं, इन सभी के फॉर्मूला क्यूब, क्यूबाइड, घन, घनाभ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, इन सारे फॉर्मूलों को आप अपने दिमाग में रख लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा, क्योंकि आप तो बच्चे अब हो नहीं, आप क्लास 12th के विद्यार्थी हो, और वो आप उतना कर सकते हो, है ना। आप एकदम बच्चा मत बनिए। कभी कभी कोई टीचर एकदम इतना नीचा स्तर चल जाता है कि आपको ना हम लोग बेइज्जती कर देते हैं। अगर देखिए आज के बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसके कारण क्या है ना, क्योंकि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारे टीचर मेहनत कर रहे हैं। वो एक एक फॉर्मूला खुद बार बार लिख रहा है ना, वो एक एक मैथ बना रहा है, वो ये सारा काम कर रहा है, तो हम भी बना रहे हैं, इसमें शामिल हम भी हैं, हम भी सब बनाते हैं लगभग। लेकिन आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आप खुद से सोल्व करो, ताकि वो आपका रहे, मेरा नहीं, है ना। और आपको रहने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि राशि में परिवर्तन की दर क्या है ना, और इसमें जो सारे चीज़ का है ना वो फॉर्मूला यूज होगा। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अगर इसी चीज़ को अथवा थोड़ा सा और देख लिया जाए कि डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 लिख दिया जाए, तो ये वैल्यू हो जाएगा dx बाई dt। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि x में t के सापेक्ष, t क्या है, समय है, t के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, आई भी परिवर्तन की दर है, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोगों को समझना है। तो परिवर्तन का मतलब तो समझ गए होंगे। अब देखिए क्या है इसमें प्रश्न, इसमें कह देगा कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है ना, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी कुछ दे, 7 सेंटीमीटर है,
तो उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर एक चीज और है जो रिमार्क करेंगे, नोट्स में लिखेंगे कि यदि आपको कुछ चीजें पॉजिटिव में आए रिजल्ट, तो समझिएगा कि उसका क्षेत्रफल, आयतन या परिमाप बढ़ रहा है। अगर रिजल्ट नेगेटिव में आए, मतलब dy/dx का मान पॉजिटिव में हो, तो उसकी परिवर्तन की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर dy/dx का मान नेगेटिव में हो, तो उसके परिवर्तन की दर क्या हो रहा है, घट रहा है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। मतलब आप इसको ये तो समझ गए होंगे। अब जो है मूल रूप से समझना जो है नोट में लिखिएगा आप। नोट नंबर 1 कि यदि dy/dx या dx/dt या ds/dt या dv/dt या da/dt या dp/dt बराबर पॉजिटिव हो, है ना। यहाँ पर दिया क्या है, y/x dx/dt ds/dt, ये कोई राशि है x y है। s मतलब सरफेस एरिया, a मतलब एरिया, इस s का मतलब यहाँ पर दूरी भी हो सकता है, डिस्टेंस। v का मतलब वेग, p का मतलब क्या है उसका, v का मतलब वेग भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा। p का मतलब पैरामीटर, परिमाप। और इस सब का मान यदि आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो आप समझ लेना कि आपको क्या समझना है कि राशि में जो परिवर्तन की दर है वो बढ़ रहा है ना। राशि में तो लिख दे रहे हैं हाँ, राशि में परिवर्तन की दर बढ़ रहा है ना। और नंबर 2 याद रखना है, पहला नंबर पर ये हो गया कि अगर अधिक प्लस में आ जाए dy/dx dx/dt है ना, dv/dt da/dt dp/dt या कोई भी अवकलज अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो हम लोगों को समझना है कि उसकी क्षेत्रफल या उसका आयतन या उसका परिमाप या उसकी भुजा बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव आता है, प्लस में रिजल्ट आता है तब। अगर माइनस में आता है, जैसे हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है और रिजल्ट -2 आ जाए, तो इसका मतलब यह होता है कि उसी चीज का, उसी भौतिक राशि का जो मान है, या क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, आयतन हो, या त्रिज्या हो, या भुजा हो, अगर माइनस में आता है, नेगेटिव है, तो वो घट रहा है, मतलब कम हो रहा है ना, वो क्षेत्रफल कम हो रहा है। और ये बढ़ गया, प्लस में आ गया, मतलब क्षेत्रफल उसका बढ़ रहा है ना। तो ये चीज को समझना है। और दूसरा बात यही आपको समझना है कि यदि dy/dx या dx/dt या ds/dt या dv/dt या da/dt या dp/dt कुछ भी हो, अगर नेगेटिव में हो, क्या हो, नेगेटिव में, तो राशि में परिवर्तन की दर घट रही है, मतलब उसमें घट रहा है, कमी आ रही है ना। उसका क्षेत्रफल कम रहा है, भुजा कम रहा है, वॉल्यूम कम रहा है, जो रहेगा वो कमेगा। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कमेगा, वॉल्यूम पूछता है, आयतन पूछता है तो आयतन कमेगा। कब कमेगा, जब माइनस में रिजल्ट आएगा तब, और प्लस में रहेगा तब बढ़ेगा। या थोड़ा सा कह देगा कि फलना के क्षेत्रफल बढ़ रहा है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, तो हम dx/dt का मान प्लस में 3 लिखेंगे। और वही कह देता है कि फलना का क्षेत्रफल 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से घट रहा है, तब dx/dt या dy/dt जो भी है, या da/dt यदि मानते हैं, तो हम लोग उसको -3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। समझ गए। तो ये चीज को आपको समझना होता है।
यही चीज को समझने के लिए हम लोग इतनी बड़ी आज का जो है थ्योरी जो है लेक्चर जो है चल रही है। अब यहां पर जो है जैसे आप समझ आया, यदि dA बटे dt बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, देखिए प्लस में रिजल्ट है, मतलब क्या हो रहा है, अर्थ है कि A मतलब क्षेत्रफल, A बराबर क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, अर्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर यही dA बाई dt बराबर -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल घट रही है। क्या हो रही है बाबू, घट रही है। कितना के दर से, 4 मीटर प्रति सेकंड के दर से। इसको कैसे लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या हो रही है, दर से घट रही है। अब यहां पर आएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि घट रही है लिख दिए हैं का मतलब कि माइनस में है, नहीं, घट रही है लिख दिए हैं का मतलब क्या है, माइनस में है कि नहीं है। अब हम नाम लिख दिए सोहन कुमार, तो सोहन कुमार अगर धोती कुर्ता पहनेगा तभी लड़का रहेगा, जींस पहनेगा तब भी लड़का रहेगा, और फ्रॉक सूट पहनेगा तब भी लड़का रहेगा। अगर हमने लिख दिया सुनीता कुमारी तो जींस टी शर्ट पहनेगी तब भी लड़की रहेगी, क्योंकि सुनीता कुमारी से ही इंडिकेट हो जाता है कि वो गर्ल्स है, लड़की है, और सोहन कुमार से इंडिकेट हो जाता है कि वो लड़का है। मतलब हम जैसे ही लिख देते हैं कि घट रही है तो क्या हो गया, माइनस लिख आगे नहीं लगाना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ समझिए, यहाँ लिखेंगे अतः क्षेत्रफल, अब कोची का क्षेत्रफल ही तो अभी पता नहीं है तो एग्जाम्पल ऐसे समझा रहे हैं, अतः क्षेत्रफल 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या हो रहा है बाबू, बढ़ रही है या रहा है, जैसे लिखना है लिखो, ठीक है। तो ये चीज को हम लोगों को समझना है कि यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए इसका उपयोग, है ना, अभी तो इंट्रोडक्शन मात्र था, अब देखिए इसका उपयोग, हम एक उपयोग लेते हैं आपके किताब से ही। देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल आपकी किताब से लेते हैं या अपना मन से इसको बदल देते हैं थोड़ा सा, कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त की क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर, चलिए 5 के जगह हम कर देते हैं 14 सेंटीमीटर है ना, r बराबर क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अब देखिए हम लोगों को क्या करना, अभी बोले हैं कि हमको मेंसुरेशन का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन आया कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है, ठीक है, त्रिज्या तो r दे दिया है और दिया है त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर। इसलिए
प्रश्न से क्या कह रहा है बाबू, ध्यान देना है कि वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की क्षेत्रफल के परिवर्तन, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन का मतलब डीए बटे, अब कोची के रिस्पेक्ट में कह रहा है त्रिज्या आर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लगाएंगे आर। अगर यही कहता है कि समय के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लगाते हैं टी। जोची के रिस्पेक्ट में कहेगा उसको नीचे लाते हैं, ये आपको पता है। तो ये डीए बटे डी आर बराबर वाट तुमको ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे वाट, अब तो समझ गए हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट अब ऐसा क्षेत्रमिति वाला फॉर्मूला तो तुम 8वें से पढ़ रहा है ना, तुमको याद होगा, और याद नहीं होगा तो तुम बेवकूफ है। अब बेवकूफ तो तुम हो नहीं, हमको पता है, इसलिए तुमको याद होगा, है ना। अब याद नहीं हो तो थोड़ा सा देख लेना पीछे, याद आ जाएगा, क्योंकि आप रटे हैं, आप 8 से 10 तक ऐसे फॉर्मूला को रट रहे हैं। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल यही ना जानते हो, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्या है क्षेत्रफल। तो यहाँ A बराबर पाई आर स्क्वायर है। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कोची में आर के सापेक्ष, तो यहाँ क्या लिखेंगे आर, तो डीए बटे क्या हो जाएगा डी आर हो जाएगा, पाई कांस्टेंट न है बाबू, तो ये बाहर निकल जाएगा पाई, और डी आर स्क्वायर बटे डी आर बचेगा। अभी पाई ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, डी एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर तो एन आगे आएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, तो हम लिखेंगे नहीं, तुम बच्चा हो नहीं। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 पाई आर आ गया। यहाँ लिख देते हैं, इधर बना देते हैं कि जब आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर ना जी, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए आर बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए डीए बटे डी आर बराबर, यहाँ पर देखो 2 ठीक है, पाई ठीक है, ठीक है, और आर का मान कितना है 14, तो ये कितना हो गया 14 दूनी 28 पाई। अब देखिए कोची में दिया है सेंटीमीटर में ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, और आर मतलब त्रिज्या है ना जी, तो त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई के मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आ देखो एकरा से एकरा काटना नहीं, न तो खाली सेंटीमीटर बन जाएगा, ढेर बेवकूफ बनो है, और जो इस तरह से पढ़ा देगा कि बाबू तो इसे कट जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं, इसका यूनिट इसी फॉर्म में लिखाएगा। हम इसको पढ़ेंगे 28 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, मतलब उसका क्षेत्रफल 28 और इस त्रिज्या इतना के सेंटीमीटर के दर से न बढ़ रहा है, इसीलिए कटेगा नहीं। और इसी तरह से आंसर लिखना है। ढेर के तो हमने देखा था, हम पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चे किताब में उसको सुधार करके सेंटीमीटर है ना स्क्वायर प्रति सेकंड लिख दिया था। अरे भाई जब टाइम के रिस्पेक्ट में कहेगा तब ना सेकंड आएगा। अब वो त्रिज्या के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो लंबाई है, और लंबाई का मात्रक अगर सेंटीमीटर में दिया है प्रश्न तो सेंटीमीटर, मीटर में देगा तो मीटर, डेसीमीटर में देगा तो डेसीमीटर। तो ये इसी फॉर्म में आप रखेंगे, है ना, इसी चीज को आपको समझना है ना। आपका प्रश्न थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं। अगर ये कटे लायक नहीं रहता तो इसी छोड़ देते गुना करके, 5 रहता तो 5 गुने 10, लेकिन देख रहे हैं कि कटता है पाई से, तो 2 22/7 गुने कितना 14, कट जाएगा 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आप इस प्रकार भी आंसर छोड़ सकते हैं। आप समझ गए होंगे, इसका मतलब आपको दिमाग में अब काम कर रहा है कि वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लेंगे, परिमाप कहेगा तो परिमाप लेंगे, परिधि कहेगा तो परिधि का सूत्र आपको लेना है। और इस लेसन को आप बनाने से पहले एक बार इन सारे क्षेत्रमिति के फॉर्मूला को जो क्लास 8 के भी बुक में है और 10th का भी बुक में है, 10th में तो सारा चीज मिल जाएगा, तो सबसे अच्छा 10th का मेंसुरेशन से सारा फॉर्मूला को आप देख लें, एक बार अपने दिमाग को रीसेट मार लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन लिया जाता है इसी पर।
ये आपके एक्सरसाइज से हम बना दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देख लिया जाए कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों वृत्तों में 4, यहां पर लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए आइए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक परिस्थित झील में एक पत्थर डालते हैं। जैसे ही पत्थर डालिएगा तो पानी इस तरह से ना आगे देखिए गोलाकार जो है होते जाता है, ऐसे 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 है ना, ऐसे ऐसे चारों दिशा से बढ़ते जाता है। तो इसके जो त्रिज्या के दर है, मतलब यही जो है dr बटे यहाँ दिया है ना, वृत्तों में इतना की दर से, मतलब dr बटे dt 4 मीटर, हाँ 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो ये त्रिज्या जो है ना, यही ना बढ़ते जाता है तो वृत्त बढ़ते चल जा रहा है। तो कह रहा है कि कितना एरिया वृत्त जो है वृत्ताकार तरंग ग्रहण करेगा, है ना। तो हम लोगों को निकालना क्या है, यदि हम माना कि वृत्त की त्रिज्या r, अब r बराबर दे दिया है, देखो बाबू 10 सेंटीमीटर दिया है ना, चलती है, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या कितना है, तो वृत्ताकार तरंग की कर देते हैं, वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या, ठीक है। और क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, dA बटे dt बराबर वाट। चूंकि a बराबर है पाई r स्क्वायर, यहाँ देखिए a मतलब समय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dA बटे dt और पाई बाहर हो जाएगा और dr स्क्वायर बटे dt। अब देखो यार है t है, dc नहीं ना होगा, तो चैन रूल, कौन सा रूल, चैन रूल। तो पाई बाहर dr स्क्वायर बटे dr और गुने dr बटे dt हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पाई रहने देते हैं, इसका dc कितना हो जाएगा 2r और dr बाई dt का मान जो है यहाँ पर दिया है, देखिए हम लोग भूल गए हैं कहीं लिखेला शायद, हाँ यहाँ लिखे हैं dr बटे dt का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो गुने 4 लिख देते हैं, ठीक है।
और r का मान भी दिया है तो बाद में डाल देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए, 2 ठीक है, 4 दूनी 8 पाई और ये r हो जाएगा। अब बराबर में देखा जाए, ये 8 पाई ठीक है और r का मान कितना है 10 और 8 दहाइयों 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मतलब उस क्षण घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अतः आंसर कैसे लिखेंगे, प्लस में आया है मतलब बढ़ रहा है, माइनस में रिजल्ट आता है तो क्या हो जाता है, घट रहा है। हम लिख सकते हैं अतः उस क्षण, किस क्षण, जिस समय ढेला जो है, पत्थर जो है हम लोग तालाब में मारे, नहीं तो छपाक सिन किया और ऐसे ऐसे करके बढ़ते गया, तो उस क्षण जो है वृत्ताकार, उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है, घिरा हुआ क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। बस आज के लिए इतना ही। आप लेसन से प्रॉब्लम बनाएं, उम्मीद करता हूं आपसे बनेगा, और कल कमेंट भी कर सकते हैं, तो कल फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें जो आपका प्रॉब्लम बना बचा हुआ होगा वो बना देंगे हम। और वीडियो को बड़ी बारीकी से आप रोक को देखें, रोक कर देखें, पॉज करके देखें, ताकि आपको समझ में आए और हमारे शब्दों को सही से सुने। धन्यवाद। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें।